खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सवा घंटे तक चली योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात। अब जेपी नड्डा और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी है जानकारी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष से मिलने निकले हैं सीएम योगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तकरीबन सवा घंटे तक सीएम योगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चली है और अब इस मुलाकात के बाद वो जेपी नड्डा और राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के लिए निकले सीएम योगी। मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। सवा घंटे तक मुलाकात हुई पीएम मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। इस मुलाकात के बाद अब वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए निकल चुके हैं। जेपी नड्डा के बाद वो राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के लिए निकले सीएम योगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, सवा घंटे की मुलाकात काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है, ज्यादा जानकारी बताएं आसिफ। जी बिल्कुल सुनिए, बता दूं कि जिस तरह से यूपी में राजनीतिक घमासान चल रहा है, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कयास विपक्षी दल भी लगा रहे हैं कि जिस तरह से जो है सरकार जो है पंचायत चुनाव में विफल हुई और साथ ही साथ कोरोना में भी काफी सवाल हुई, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। और दूसरी तरफ जो है यूपी सीएम अचानक जो है दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात किया, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया और फिर उसके बाद पीएम मोदी से मुलाकात किया। और जो है इसके साथ ही जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि घंटे भर जो है पीएम मोदी से बातचीत हुई और इस पर जो है तमाम तरह की खबरें भी आ रही है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ ने दूसरी तरफ ट्वीट करके कहा है कि आज नई दिल्ली में सीएम और पीएम मोदी से मुलाकात हुई और सौभाग्य प्राप्त हुआ मुलाकात करने का, और साथ ही साथ जो है उनसे मार्गदर्शन लिया गया। और सवा घंटे से अधिक समय की मुलाकात जो है होने के बाद जो है उन्होंने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की यूपी सीएम ने, और सीधा जो है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास की ओर निकल पड़े। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने काफी अहम जो है संकेत भी दिए। फिलहाल जो है सूत्रों से जानकारी के मुताबिक जो है नड्डा से मुलाकात के बाद जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी यूपी सीएम मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जो मुलाकात चल रही है इसके बारे में जो है अभी मीडिया को भी नहीं बताया जा रहा है कि अंदर खाने में जो है क्या चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो है तो कयास लगाया जा रहा है यूपी में कि जो है आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, क्योंकि तमाम खबरें आ रही है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है काफी अड़े हुए हैं मंत्रिमंडल को लेकर कि जो उनकी टीम है वही उनके साथ रहेगी। लेकिन वही सूत्रों का दावा है कि BL संतोष जो आए थे उन्होंने सारी रिपोर्ट जो है गृह मंत्री को और पीएम मोदी को भी सौंपी है, जेपी नड्डा को भी सौंप दी थी। और इसके पीछे भी कहा जा रहा था कि जो है यूपी में जो बीजेपी नेता है, विधायक है, उनके बीच तालमेल न होने की बात भी खबरें भी लगातार सोशल मीडिया पर भी आ रही थी और लोगों का कयास भी लगातार जो है आ रहा था। फिलहाल जो मीटिंग पीएम मोदी से और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई है, इसको लेकर भी तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि क्या निर्णय लिया जाता है इस बैठक के बाद, क्या मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि लाइन में जो है कई बीजेपी विधायकों की भी लंबी लाइन लगी हुई है। साथ ही साथ जो है कई मंत्री भी जो है लगे हुए हैं, उनको अहम पद दिया जाए और जो
सूत्रों का यह भी दावा है कि जिस तरह से जो है यूपी सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी की नजर जो है यूपी पर है, क्योंकि 2022 में यूपी का चुनाव भी होना है, इसको लेकर भी तमाम मंथन हुआ है। बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सवा घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात चली। इस मुलाकात के बाद अब वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए भी निकल चुके हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी सरकार की कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी तेज। यूपी में 600 बाल रोग विशेषज्ञ की होगी भर्ती। बाल रोग विशेषज्ञों की अलग अलग जिलों में तैनाती की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा स्वर्ण में 3620 विशेषज्ञ डॉक्टरों की निकाली गई है ये भर्ती। 590 पद जनरल फिजिशियन और 590 जनरल सर्जन की होगी तैनाती। रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और ईएनटी विशेषज्ञ के पद पर भी ये भर्तियां निकाली गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। हाथरस से बड़ी खबर। तालाब चौराहे पर बने रेलवे फाटक पर टला बड़ा हादसा। रेल की चपेट में आने से बाइक पर उड़े परखच्चे। फाटक के नीचे से बाइक निकालते समय हुआ हादसा। हालांकि इस पूरे हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गया है। बाइक सवार बाइक छोड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे कूद गया। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया। हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर ये एक हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार की बाल बाल जान बच गई है। बाइक सवार की सूझबूझ से उसने अपनी जान बचाई। इस हादसे में बाइक के परखच्चे जरूर उड़ गए। तो अगली खबर प्रतापगढ़ से। कोरोना को हराने के लिए दवा के साथ साथ ग्रामीण कर रहे जुआ। कोरोना माता मंदिर का निर्माण करते हुए कोरोना माता की मूर्ति भी स्थापित कर डाली। सैकड़ों ग्रामीणों पूरी विधि विधान के साथ कोरोना माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सांगीपुर थाना के जूही शुक्लपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो प्रतापगढ़ के अंदर कोरोना को हराने के लिए दवा के साथ साथ ग्रामीण अब दुआ भी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने कोरोना माता मंदिर का निर्माण करते हुए कोरोना माता की मूर्ति स्थापित की है। मूर्ति स्थापित करने के बाद यहां सैकड़ों ग्रामीण पूरी विधि विधान के साथ कोरोना माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। ये पूरा मामला प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना के जूहू शुक्लपुर गांव का है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना माता का मंदिर का निर्माण किया गया। कोरोना माता की देवी मूर्ति भी स्थापित की गई और सैकड़ों लोग यहां पर विधि विधान पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे लल्लू। विधानसभा पर प्रदर्शन करने वाले थे अजय कुमार लल्लू। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। अजय कुमार लल्लू के विधायक आवास के बाहर पुलिस भी तैनात है। तो राजधानी लखनऊ के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की दामों को लेकर आज उनका ये प्रदर्शन होने वाला था और प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत ही अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट किया गया। विधानसभा पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे वो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अजय कुमार लल्लू के विधायक आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन था और प्रदर्शन करने से पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, प्रदर्शन से पहले ही अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या इस वक्त वहां पर हालात बने हुए हैं? आसिफ जी बिल्कुल, सभी बता दूं कि
यूपी में बेतहाशा महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती चली आ रही है और आज भी जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में जो है पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा है और डीजल पेट्रोल की वृद्धि को लेकर लगातार जो है कांग्रेसी बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। आज जो प्रस्तावित धरना प्रदर्शन था पेट्रोल डीजल के दामों बढ़ती कीमतों को लेकर, उसको लेकर जो है कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन के पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उनके जो भी सक्रिय कार्यकर्ता थे उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनके आवास पर भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं और उन कांग्रेसियों को पूरी तरह से नजरबंद कर दिया गया है। और जिस तरह से जो है कांग्रेसी को प्रदर्शन को रोकने के लिए जो है प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं अन्य जिलों में भी जो है कांग्रेस का प्रदर्शन चला और सरकार पर जो है अपनी भड़ास निकाली कि किस तरह से जो है प्रदेश में महंगाई की उछाल जो है आम जनता को काफी प्रभावित कर रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होने की वजह से फल और सब्जी के दाम भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको लेकर जो है कांग्रेसियों का जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आज की स्थिति की बात करें तो जो है कांग्रेसियों को नजरबंद कर दिया गया है। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार जो है महंगाई पर जो है लगाम लगाने के बजाय जो है जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं महंगाई को लेकर, उस पर जो है अपनी ताकत झोंकी है और आने वाले समय में जो है 2022 का जो चुनाव है उसमें जो है सरकार को काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि आम जनता जो है लगातार त्राही मची हुई आम जनता में और आम जनता भी जो है महंगाई को लेकर काफी चिंतित है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से जो फल और सब्जियों के दाम है गरीबों की थाली से दूर होते नजर आ रहे हैं। आम लोग जो है उनको परिवार चलाने में भी काफी दिक्कत आ रही है। सुनवी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हाउस अरेस्ट किए गए हैं अजय कुमार लल्लू। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर आज उनका प्रदर्शन था कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही सरकारी दस्तावेजों में भी लापरवाही। धर्मेंद्र सिंह 2000 बैच के आईपीएस सूची में अंकित है 2007। लिखा पढ़ी में उनका नाम धर्मेंद्र सिंह है और सूची में उनका नाम धर्मेंद्र यादव है। तो बड़ी लापरवाही यहाँ देखिए कि सरकारी दस्तावेजों में भी लापरवाही देखने को मिली है। धर्मेंद्र सिंह 2006 बैच के आईपीएस हैं, सूची में उनका नाम अंकित है 2007। अगर लिखा पढ़ी की बात किया जाए तो लिखा पढ़ी में उनका नाम धर्मेंद्र सिंह है, लेकिन सूची में धर्मेंद्र यादव लिखा गया है। विभाग की बड़ी लापरवाही, यहाँ कहा जा सकता है कि आईपीएस अफसर के साथ ऐसी लापरवाही। 2006 की बैच में तैनाती, लेकिन दस्तावेजों में 2007 और नाम तो नहीं लेकिन सरनेम जरूर गलत है। धर्मेंद्र सिंह की जगह धर्मेंद्र यादव लिखा गया है। तो बीजेपी पर भड़के हैं ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी झूठी पार्टी है, ये कहना है ओपी राजभर का। राजभर ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी के साथ मिलाने की संभावना खारिज। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की उन्होंने सारी संभावनाएं खारिज कर दी है। बीजेपी बताए बिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं। सामाजिक न्याय रिपोर्ट का क्या हुआ। 2022 में बीजेपी की विदाई तय। पिछले नेताओं से मिल लेने से वोट नहीं मिलेंगे, ये सभी बातें राजभर के द्वारा कही गई। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी झूठी पार्टी ये करार दिया गया। राजभर ने ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के हाथ मिलाने की संभावना उन्होंने सिरे से खारिज कर दी। बीजेपी बताए कि पिछड़ों को अभी तक आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है, सामाजिक न्याय रिपोर्ट का क्या हुआ है। उनका ये भी कहना था कि 2022 में बीजेपी की विदाई लगभग तय है। पिछड़े नेताओं से मिल लेने से वोट नहीं मिलने वाला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी का वो दामन थाम ले, लेकिन इस
ट्वीट के जरिए उन्होंने सभी कयासों पर अल्प विराम जरूर लगा दिया है। आसिफ जी बिल्कुल सुनिए, बता दूं कि जिस तरह से यूपी में सियासी पारा लगातार जो है हर दिन चल रहा है और तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं, बीजेपी को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि उससे किस पार्टी का गठबंधन होगा, और दूसरी तरफ सपा और बसपा को लेकर भी तमाम जो है राजनीतिक उतार चढ़ाव और चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन जिस तरह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर गठबंधन पर निशाना साधा, उस पर जो है बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में जो है ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वह बीजेपी के साथ कभी नहीं खड़ी होगी। हालांकि जो है ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी पर निशाना भी साधते चले आ रहे हैं। और आपको बता दूं सिंधु की ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी जो है डूबती नैया है और आने वाले जो 2022 का चुनाव है उसमें जो है जो जन विरोधी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर जो है बीजेपी की नैया डूब जाएगी और जो सरकार है वह बीजेपी की नहीं बनेगी। और तमाम मुद्दों को लेकर भी जो है ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा है कि 4.5 साल बीत गया है, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया था उसको कहीं भी किसी स्तर पर भी नहीं पूरा किया है। और साथ ही साथ जो है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई से आम जनता भी जो है पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है कि कोरोना काल में रोजगार और जो भी छोटे मोटे धंधे थे पूरी तरह बंद थे। इससे जो है गरीब परिवार को रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। हालांकि जिस तरह से जो है यह कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी होगी, लेकिन एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर सबको चौंका दिया है कि वह जो है भविष्य में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे और उनकी जो पार्टी है सुहेल देव पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, वह हमेशा जो है बीजेपी का विरोध करेगी। अगर वही बात करें सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने जो है ओवैसी से भी मुलाकात की थी और इसके बाद यह चर्चाओं का बाजार गर्म था कि ओम प्रकाश राजभर आने वाले चुनाव में ओवैसी के साथ खड़े रहेंगे। वह दूसरी तरफ जो है अन्य दल भी गठबंधन को लेकर तमाम अंदर खाने से जो है अपनी जुगत लगा रहे हैं कि किस तरह जो है आने वाले चुनाव में बीजेपी को पटखनी दिया जाए। अगर वही सपा की बात करें फिर भी तो सपा में भी काफी हद तक गठबंधन की बात चल रही है। अंदर खाने में कई जो राजनीतिक छोटे मझोले दल हैं उनके साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव लगातार बातचीत चल रहे हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव की भी अहम भूमिका जो है आने वाले 2022 के चुनाव में रहेगी। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ जो है सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाते हैं तो इनका सीधा झुकाव जो है सपा या बसपा की तरफ हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है जो बैसाखी की काम करती है राजभर की जो या पार्टी है, कहीं न कहीं उसको फिट भी करना है। इसको लेकर भी जो है तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो है जी आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रायबरेली में जन्मदिन समारोह में हुई है हर्ष फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मेरोई गांव का है ये वीडियो। हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो में आप युवक को देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरा मामला यूपी के रायबरेली से जन्मदिन पार्टी में एक युवक ने हर्ष फायरिंग की। तो आगरा में जिलाधिकारी आगरा प्रभु एन सिंह लगातार हो रहे हैं बेनकाब। मॉक ड्रिल चलाने वाले डॉक्टर हरिंजय जैन की करतूत का खुलासा। डॉक्टर के कारनामे का पीड़ित लगातार कर रहे हैं खुलासा। अब तक काफी पीड़ित आ चुके हैं सामने। 26 और 27 अप्रैल को अपनों को खोने वालों ने किया है खुलासा। सेक्टर 4 के रहने वाले सुनील शर्मा ने अपना दर्द बयां किया। 26 अप्रैल को पारस अस्पताल में सुनील शर्मा की मौत हो गई थी।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जालौन से बड़ी खबर। यमुना में नहाने गए 5 युवक डूबे, 3 युवकों को बचा लिया गया, 2 युवक अभी भी लापता है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे युवकों की तलाश जारी है। कई घंटों से गोताखोर दोनों युवकों की तलाश में जुटे हैं। कालपी कोतवाली क्षेत्र के बिहारी घाट का ये पूरा मामला। तो नहाने गए 5 युवक इस नदी में डूब गए। हालांकि 3 युवक को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 की तलाश अभी भी जारी है। ये पूरा मामला यूपी के जालौन से है। यमुना में नहाने गए 5 युवक डूब गए नदी में। 3 युवकों को लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक लापता हैं। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की मदद से डूबे हुए युवकों की तलाश की जा रही है। कई घंटों से गोताखोर दोनों युवकों की तलाश कर रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन हमारे संवाददाता रविकांत द्विवेदी जुड़ गए हैं। रविकांत, कुल 5 युवक इस नदी में डूब गए थे। यमुना नदी में नहाते वक्त 3 लोगों को बचा लिया गया, 2 युवकों की तलाश जारी है। क्या ज्यादा अपडेट है फिलहाल अभी आपके पास? जैसा कि मैं सुरभि जी आपको बता दूं, कल शाम को 6 बजे 5 युवक नदी में गए थे। तो नदी में जो जेसीबी द्वारा जो निकाली जाती है, उन्हीं गड्ढों में ये धोखे से दोनों बच्चे चले गए थे। इसमें एक कन्हैया नाम का लड़का था और एक द्विवेदी नाम का जो बच्चा था, ये दोनों डूब गए थे। तो उन्हीं में दोस्तों में उनको बचाना चाहा, लेकिन बचाते समय एक और उसमें फिसल गया है। तो बच्चे दोनों उस गड्ढे में चले गए थे। तो लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया गया और बच्चों ने काफी मदद मांगी, लेकिन मदद न मिलने के कारण दोनों बच्चे उसमें डूब गए हैं। शाम को प्रशासनिक अमले के साथ काफी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रात 11 बजे एक बच्चे का शव मिला था और सुबह अभी एक बच्चे का शव मिला है। इसमें 2 के मृत पाए गए हैं और दोनों को पंचनामा करके इनको पीएम के लिए भेजा गया है। मतलब दोनों ही बच्चे का शव मिला है अब जी। रविकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है। तो वहीं जालौन के कोंचनगर में भीषण गर्मी के प्रकोप से चलते जहां एक और जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर ट्यूबवेल की फूकी मोटरें जनता को तड़पने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी भरने के लिए सुदूर इलाकों में जाना पड़ता है और पानी के लिए घंटों लाइन भी लगाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला गोखली नगर व ईदगाह में बने ट्यूबवेल नंबर 7 और 4 की मोटरें फूक जाने के कारण नगरवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उपरोक्त ट्यूबवेल नंबरों से ही पानी की सबसे अधिक सप्लाई जल संस्थान द्वारा नागरिकों को की जाती है। उक्त से संबंध में मोहल्ले वासियों ने कहा है कि पिछले 1 हफ्ते से ट्यूबवेल की मोटर फूकी हुई है, जिसके कारण पानी के लिए भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को पानी भरने के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। समस्या इधर बहुत काफ़ी 1 हफ्ते से काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा है पानी तक यहाँ कनेक्शन था हमारा, 1 हफ्ते से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा इधर। ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है तो उसमें भी पानी क्या 1 आध बाल्टी भरती है बस, उसमें परेशान होना पड़ता है। सामने नल से पानी भरना पड़ रहा है। जो विद्युत जो लाइन है जो जल वाली जी, उसमें अभी लगभग 4-5 दिन से लाइन दोपहर को सुबह भी जो आती थी वो भी लाइन कम आ रही है। शाम को भी जिस तरीके पानी मिलना चाहिए वो उस तरीके पानी नहीं मिल पा रहा। स्पीड है जो वो स्पीड भी डाउन है। भीषण गर्मी में परेशानी होती, नल से पानी भरना पड़ता तो परेशानी है। लगभग कितनी दूर जाना पड़ता हो पानी करने? पानी लेने लगो मान लो तो भाई मंदिर के पास में वहीं पे नल लगा है। तो अगली खबर भी जालौन से ही, जहां जालौन के कोचनगर में आज गुरुवार को स्टेट बैंक के पास वैक्सीनेशन शिविर का जालौन के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें आपको कि इस दौरान सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा ने नगर के सभी लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि लोग भ्रांतियां व अफवाहों में ना पड़ें, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, सभी लोग इसे लगवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का एक कारगर उपाय वैक्सीनेशन ही है। इसलिए बिना डरे अपने आप को वैक्सीनेट करें, जिससे कोरोना से काफी हद तक बचा जा सकता है। बताते चले कि सांसद द्वारा उद्घाटन किए गए वैक्सीनेशन शिविर में कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बताते चले ये भी आपको कि सांसद ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक मंच द्वारा इस वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान
उप जिलाधिकारी कोच अशोक कुमार वर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RK शुक्ला, कोतवाल बलीरा शाही सहित नगर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज कोच नगर के अंतर्गत ये राष्ट्रीय शिक्षक मंच के द्वारा ये आयोजन किया गया था वैक्सीनेशन का। उसका शुभारंभ किया गया। करीब 15 लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवा ली है। सभी लोगों को स्वागत किया गया है और विशेष रूप से हम अनुरोध करना चाहते हैं नगर के लोगों से और क्षेत्र के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और अपने को सुरक्षित करें, अपने परिवार को, क्योंकि ये कवच है, ये जीवन कवच है और जीवन को बचाना हम सबका दायित्व है कि अपने परिवार को बचाएं, स्वयं को बचाएं, तभी ये सारी चीज़ें सफल हो सकती हैं। तो अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गौरीगंज में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की हुई मौत, 8 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवारा पशु को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई बोलेरो पेड़ से जा टकराई। गौरीगंज कोतवाली के जलालपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक जुड़ गए हैं। तौफीक, पूरा मामला बताएं और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी, अमेठी जिला के गौरीगंज का ही जिला मुख्यालय जो पड़ता है वो का मामला है। रास्ते में ये लोग गौरीगंज से लखनऊ की तरफ जा रहे थे बोलेरो से। वहां से एक आवारा पशु गाय जो है वो घूम रहा था, जिसको बचाने के चक्कर में ये लोग जो है अनियंत्रित हो गए इनकी बोलेरो और एक पेड़ से टकरा गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। 8 घायलों को जिला अस्पताल, क्योंकि पास में ही था, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 8 की अभी जो है हालत स्थिर बनी हुई है। बिल्कुल मोहम्मद तौफीक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें ये पूरा मामला अमेठी से है। तेज रफ्तार का यहाँ कहर देखने को मिला। इस दौरान 8 लोग घायल हो गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर जौनपुर से। पेड़ से लटकता मिला वृद्ध व्यक्ति का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना के बाद 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मड़िया थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव की यह घटना। तो संदिग्ध परिस्थिति में युवक का पेड़ शव से लटकता हुआ मिला। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह हत्या है या आत्महत्या, अभी इस बात की कोई ठोस जानकारी सामने निकलकर नहीं आई। तो बांदा में विधवा बहू के मायके वालों ने ससुर को पीट कर उतारा मौत के घाट। जमीन हस्तांतरित करवाने को लेकर ससुर की हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले मृतक के बेटे की हुई थी मौत। मृतक के बड़े बेटे ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सूचना देने के बाद घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी पुलिस। बिंसरा थाना क्षेत्र के पारा बिहारी गांव की पूरी घटना। तो जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले इस युवती के पति की मौत हो गई थी। जमीन विवाद, ये पूरा मामला बताया गया है। जमीनी विवाद को ही लेकर मृत की हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन की यहां लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि इस घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे संवाददाता साकेत अवस्थी जुड़ गए हैं। साकेत, रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला है, क्योंकि सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर ही विधवा बहू के मायके वालों ने ससुर को पीट कर मौत की घाट उतार दिया है। साकेत, ये सुरभि मैं आपको बता दूं, ये वाकया घटनाक्रम थाना बिसंडा क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पर विधवा बहू के मायके पक्ष के लोगों के द्वारा ससुर पर दबाव डाला जा रहा था कि उसकी बेटी के नाम पर जायदाद संपत्ति करा दिया जाए। उसी को लेकर के एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जहां पे शाम को बिसंडा थाना क्षेत्र पे पारा बिहारी गांव पे पहुंच करके उसके मायके पक्ष के लोगों के द्वारा 78 वर्षीय वृद्ध, जिसका नाम रामदीन पटेल है, उसको बेरहमी से मारा पीटा गया था, जो कि गंभीर हालत में उसको ट्रॉमा सेंटर बांदा में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। जी बिल्कुल साकेत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो खबर झांसी से, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। ऐसे ही 3 शातिर चोरों को मऊरानी थाना पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 1 कार और 18 मोटरसाइकिल बरामद की। पकड़े गए चोरों ने अपना नाम चंदन अहिरवार, अजय कुशवाहा, मनोज कुमार बताया है। एसएसपी शिवहरी मीना ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि ये तीनों शातिर चोर भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोटरसाइकिलें और कार चुराया करते थे, फिर उनके फर्जी कागज बनवाकर उन्हें ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 18 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद किया है। आपको बता दें कि मऊरानीपुर पुलिस के द्वारा 19 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ करेंगे तो उन्होंने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, MP इत्यादि से वाहन चोरी कर यहाँ पर फर्जी कागजात बनाकर बेचते हैं। जो मुख्य सरगना है वो दिल्ली में चौकीदारी का काम करता है, उसके द्वारा ही वाहन मुख्यतः चोरी किए जाते हैं, जिसमें से 1 I-10 और 18 2 व्हीलर पुलिस ने बरामद किए हैं। शेष जो आरोपी हैं अभी वो फरार है, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगली खबर ताजनगरी यानी कि आगरा से, जहां यूनिवर्सिटी पर विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। LLB 3rd ईयर, BA LLB B 4th ईयर के विद्यार्थियों ने स्पेशल एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से ये धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि पहले परीक्षा नियंत्रण जी को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें परीक्षा नियंत्रण री एग्जाम कराने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक री एग्जाम का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। LLB 3rd ईयर, BA LLB और 4 ईयर के विद्यार्थियों द्वारा आगरा पालीवाल पार्क स्थित यूनिवर्सिटी पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर बात रखी गई। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।